हेलो नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? मस्ती में हो? चलो, मतलब अभी भी आप लोग के माइंड में डाउट्स है कि सर रीनीट के लिए तैयारी करना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि रीनीट को सोच करके तैयारी मत करो। अब सोचो कि अगर आपका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है तो नीट 2022 के लिए तैयारी करो, ठीक है? इस सब चीज़ों में अपना टाइम मत बर्बाद करो। इंडिया में है, आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में जब तक आप सड़क पे नहीं उतरते हो ना, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में गया है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो इसके लेकर के आप अपना तैयारी मत छोड़ो, अपनी तैयारी में लगे रहो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? लेकिन रीनीट का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। और इन सब चीज़ों में अपना टाइम मत बर्बाद करो। आपको बस अपनी तैयारी में लग जाना है और आज से और अभी से लग जाइए, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि 1-2 महीना भी निकल गया आपका ना नीट 2022 के लिए, तो आप समझ जाओ बहुत बड़ा चीज़ खो दोगे और वही लास्ट में फिर आपके माइंड पे प्रेशर बन जाएगा, ठीक है? अभी आपके पास 8 मंथ है, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि नीट 2022 जो है वो मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि कोरोना का जैसा सिचुएशन लग रहा है, मतलब अब सब कुछ नॉर्मल की ओर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो एग्ज़ाम है अब वो टाइम पे होगा। तो आपको मई को टारगेट करके, मई को ध्यान में रख करके आपको अभी से अपना प्लान कर देना चाहिए और लग जाना चाहिए पढ़ाई में। बेटर है कि आप इधर उधर भटके, अब अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के कारण क्या भटकाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आपको कंजर्व रहना है। रियली आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो कंजर्व रहना है और लिमिटेड सोर्सेज के साथ रहना है, ठीक है? नहीं तो आप कोई भी कंटेंट देखोगे हमेशा आपको लगेगा कि नहीं ये बेटर है, ये वो बेटर है। तो किसी भी कंटेंट, किसी भी बुक्स के साथ लिमिटेड रहना है और उसको बार बार पढ़ना है, रेदर देन कि थोड़ा इधर कर लिए, थोड़ा उधर कर लिए, थोड़ा उधर कर लिए, ठीक है? तो अपना स्ट्रेटेजी को बहुत स्ट्रिक्ट रखो और नीट 2022 जो है आपका है, अपने रूल के साथ स्टिक रहो। आपका जो स्ट्रेटेजी है उसको बेस्ट मानो और उसके साथ स्टिक रहो। और स्ट्रेटेजी को चेक करने के लिए अपना टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह अवेलेबल है। और हो सकता है अगर टॉपिक वाइज देना है टॉपिक वाइज दो, और लास्ट के 2-3 मंथ में फुल लेंथ टेस्ट दो। ये चीज़ आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है? देखो, इसके साथ ही आज कुछ कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और जो कंसेप्ट जो है आज का वर्क पावर एनर्जी से, ठीक है? देख, बहुत बार बच्चे को पता है कि सपोज दैट मान लें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक पॉइंट ए से बी जा रहा है। ये कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड और अनकंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग गलती करके आते हो, क्योंकि आप जस्ट इसको याद करके रटे हुए रहते हो और वो चीज़ इन टाइम एग्जाम में जाके आप भूल जाते हो। रटा हुआ चीज़ नहीं रहता है, रटा हुआ चीज़ ओनली 20% से 30% रहेगा, बाकी सब गायब, ठीक है? तो देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है? कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। मान लो कोई एक फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी जाना है इसको। तो मान लो इसका 2 रास्ता लेते हैं, 3 रास्ता लेते हैं। एक तो इस तरह से गया, यहां से ऐसे गया, एक तो अपने पास ये था जो ऐसे गया, ठीक है? और एक जो है सीधे ले लेते, कितना भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट। अब देखो, ए से बी जाने के लिए कितना रास्ता हो सकता है, कितना पाथ हो सकता है? इनफाइनाइट पाथ हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, 3 कंसीडर कर रहे हैं जनरलाइज करके, ठीक है? मान लो 1, 2 और ये 3 पाथ्स हैं जो ए से बी जाने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक्चुअली ये चीज होता है। और ये क्यों होता है, सब आदमी पढ़ता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन क्यों होता है, क्यों हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ही लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं आपसे कि आप डिस्कस करके पढ़ो, रट के मत पढ़ो, नहीं रहेगा आपके पास। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि वो रट के नहीं पढ़ते, एक एक चीज को वाट वाई करके वो पढ़ते हैं, एक एक चीज को कुरेद कर रख देते हैं। इतना छोटा छोटा डाउट्स होता है ना कि वो लोग डाउट से डाउट्स बनाते हैं। तो अगर आप
अपना स्ट्रेटेजी रियली में आप एक अच्छा मार्क्स और एक अच्छा रैंक चाहते हो तो अपना स्ट्रेटेजी को बदलो। आपको मेहनत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है, तरीका जो है पढ़ने का, वो बदलना पड़ेगा। तो देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, निगेटिव है, दैट्स वाई हम लोग बोल रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप निगेटिव को इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये इतना होगा। यहां तक तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज है जो आप लोग को पता होगा। और इतना पता होता है सबको कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन क्यों लेते हैं भाई, नॉन कंजर्वेटिव का क्यों नहीं लेते। नॉन कंजर्वेटिव के साथ क्या दिक्कत है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, ए से बी गए तुम 1 से, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया जाता है कि उसका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां लिख लो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डायरेक्ट हम बोल देते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, मतलब कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इस पाथ से ले जाएं, इस पाथ से ले जाएं और इस पाथ से, मतलब पाथ 1 से, पाथ 2 से और पाथ 3 से, तो तीनों का तीनों जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, WC1, WC2 और WC3, C1 ये 1 और 2 और 3 किसके लिए, पाथ के लिए। मतलब तीनों पाथ से जो वर्क डन आएगा वो बराबर होगा। यही कंजर्वेटिव फोर्स का पहचान है। ठीक है, अब जो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है उसके बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 एक ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, और 2 आपके पास एक ऐसा फील्ड है जो कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स 3 है आपके पास, कौन कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बट फील्ड जो है 2 है, कौन सा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये कंटेक्ट फोर्स है, जो नॉन कंटेक्ट टाइप का जो होता है उसका फील्ड है, उसके लिए फील्ड होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल, वो नॉन कंटेक्ट टाइप का फोर्स है, बट इसके लिए फील्ड है। ठीक है, जब भी हम नॉन कंटेक्ट टाइप के फोर्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एक फील्ड के बारे में थॉट्स आता है कि भाई कोई एक ऐसा फील्ड होगा जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहेगा बिना कंटेक्ट किए हुए। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग में ऐसा तो होता नहीं है। स्प्रिंग में कंटेक्ट करना पड़ता है स्प्रिंग के साथ आपको, देन उसके ऊपर फोर्स लगता है, पुश पुल करना पड़ता है। ठीक है, इसको डिस्टॉर्ट करना पड़ता है उसके पोजीशन से। तो अब देखिए, इसी तरह जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये दोनों क्या है आपका, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। अब देखो, ये तीनों वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तीनों पाथ के लिए क्या है, इक्वल है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क डन जो है होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से होता है। अब देखिए, ये चीज इतना आपको पता होगा, नहीं पता होगा इतना रखो। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, कंजर्वेटिव जो फोर्स होगा, तीनों का वर्क डन क्या हुआ, तीनों पाथ के लिए सेम है। मतलब 3 पाथ के लिए लिए यहाँ पे, इन्फिनाइट पाथ होगा सारा का सारा पाथ के लिए, और भी पाथ होगा सबके लिए बराबर होगा, लेकिन जस्ट हम 3 लिए हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8 जितना भी पाथ हो, यहां से यहां जाने के लिए सबका वर्क डन सेम होगा, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तीनों के तीनों वर्क डन जो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो चेंज जो लिए हैं हम लोग, चेंज एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ए और बी में जा रहे हैं, तो ए और बी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, क्योंकि ए से बी जा रहा है तो इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो ये होगा। और इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू, जैसा कि पता है यही चीज है। ठीक है, तो जो चेंज होता है ना, चेंज किसी भी 2 पॉइंट के बीच जो होता है, ओनली उसके दोनों स्टेट पे डिपेंड करता है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है। कभी भी चेंज, जो चेंज होता है ना, ये एब्सोल्यूट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहां से यहां के बीच में जो चेंज होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर एक फोर्स के लिए, वर्क डन के लिए बात करेंगे
मतलब यहाँ से यहाँ के लिए जो चेंज है ए और बी के बीच में हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट कब हो सकता है, क्योंकि जो हमारा चेंज है जिन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है चेंज के रूप में, तो इस ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है हमेशा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट होने के लिए देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो वर्क डन है इस पाथ हर पाथ के लिए सेम है। दैट्स वाई यहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आया है। यहां पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो यहां पे खेला अलग हो जाता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आता, और हर पाथ के लिए दो पॉइंट के बीच में हम लोग जो चेंज के बात करते हैं तो चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी जो होता है स्टेट डिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब स्टेट इसको बोला जाता है, ए और बी दो एक स्टेट है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट, तो उस पर डिपेंड करता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है अपना प्रॉपर्टी है, ये ओनली डिपेंड करेगा ए का जो कोऑर्डिनेट क्या है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी जो है उसको भी पाथ से कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग आएगा। और जब अलग अलग आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, तो हम लोग कभी भी जो है दो स्टेट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में उसको एक जो है चेंज से उसको इक्वेट नहीं कर सकते, हर बार अलग अलग आएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं जो प्रॉपर्टीज होता है ओनली स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, जो दो पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है, रेदर देन कि उसके पाथ पे। उसके पाथ से कोई मतलब नहीं है। जो चेंज कहीं भी होता है ना, चेंज को डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, जो चेंज होता है ये हमेशा इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। कोई भी प्रॉपर्टीज हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसका जो चेंज है जिन सब जो है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हर पाथ के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए चेंज अलग अलग आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो स्टेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, आप किसी भी पाथ से जाओ। दैट्स वाई हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है हर पाथ के लिए अलग अलग आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमेशा कांस्टेंट होगा, ये माइंड में बैठा लो। और हमें क्योंकि प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी हमेशा दो पॉइंट के बीच में उसका चेंज कांस्टेंट होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर इसीलिए नहीं करते हैं। दोनों को इसलिए बराबर कर पाए, दोनों के बारे में आइडिया है हमारे पास कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जो हमारा पोटेंशियल है चेंज है, वो चेंज के बारे में तो हमेशा माइंड में रखो कि वो हमेशा इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। दैट्स वाई मतलब जो इसका वर्क डन भी है ओनली इस और इस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और पोटेंशियल में चेंज जो है वो भी इस पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई दोनों को इक्वेट कर पाए हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए दैट्स वाई उस सिचुएशन में ऐसा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कैसा क्यों नहीं कर पाते। जैसे देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मान लो यहां से अगर कोई सरफेस है अलग अलग, ठीक है, यहां से यहां आपको जाना है, तो एक बार ऐसे गए, एक बार बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलो ऐसे और ऐसे जाओ, तो इस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इस केस में जो है एयर ड्रैग के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा थोड़ा बहुत, इस केस में कुछ और फ्रिक्शन लग सकता है। तो अलग अलग केस में फ्रिक्शन का अलग अलग वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, और अलग अलग फ्रिक्शन का वर्क डन हुआ तो ए से बी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है अलग अलग डिफरेंट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। दैट्स वाई इसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से नहीं इक्वेट करते हैं, और हम लोग इक्वेट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से, क्योंकि पता है हम लोग कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है बराबर होगा ए और बी के बीच में, और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो भी बराबर होगा। ठीक है, और निगेटिव लेने का अब बात करते हैं। चेंज तो बराबर हो गया, लेकिन निगेटिव लेने का क्या मतलब है इसका? ये जो निगेटिव है आपका, ये बता रहा कि चलो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना समझो, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये माइंड में बैठा लेना, जो चेंज होता है प्रॉपर्टी होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का हम लोग चेंज निकालते हैं, नहीं तो जो वेरिएबल होता है उसके लिए हम लोग डी लेते हैं, डेल ऑपरेटर, डिफरेंशियल लेते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखना। और एब्सोल्यूट जो चेंज होता है डिस्क्रीट होता है,
और प्रॉपर्टी होता है, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, और डेल्टा यू, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज और कि आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग हमेशा जो बात करते हैं वो हम लोग ओनली जो है आपको कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी वैलिड है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, वही उसका रिप्लाई है वही, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालोगे, दो पॉइंट के बीच में सेम आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में तो सेम आ जाएगा, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिफरेंट आएगा, तो उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आएगा। तो उस केस में हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते इसको। दैट्स वाई जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ओनली ड्राइव्ड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये माइंड में बैठा लो, और ये आपको डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आएगा ऐसे, कंजर्वेटिव फोर्स इज ओनली ड्राइव्ड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली ड्राइव्ड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। और हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। कभी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी सुने हो? बिल्कुल नहीं। ड्रैग पोटेंशियल एनर्जी सुने हो? कभी नहीं। कभी ये सुने हो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में जब ये लगता है फ्लूइड क्या जो ड्रैग फोर्स लगता है, शियर पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ सुने हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां ये सब सारा क्या है, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, शियर फोर्स जो हमारा लिक्विड लगाता है, ड्रैग फोर्स, ये सारा नॉन कंजर्वेटिव है। तो इस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहीं बात नहीं करते हैं। आप लोग गौर करके देखना, अगर नहीं पता हो अभी तक तो देखना जाके इसको। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ओनली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। ये चीज जाके देख लेना और समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम लोग कमेंट करना, बताएंगे इस पर कोई भी और इससे रिलेटेड डाउट्स है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर जरूर करना प्लीज़। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ।